नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में अध्याय 4 भारत में संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरा एवं आधुनिकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले इसके अध्ययन बिंदुओं को देखते हैं कि इसके अध्ययन बिंदु कौन कौन से हैं। पहला, संरचनात्मक परिवर्तन कि इसमें क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन है। परंपरा और आधुनिकता की अवधारणाएं, हम इसमें संरचनात्मक परिवर्तन पढ़ेंगे। परंपरा एवं आधुनिकता की अवधारणाएं, परंपरा एवं आधुनिकता में संबंध, वो भी भारतीय संदर्भ में कि परंपरा और आधुनिकता में क्या संबंध है। फिर औद्योगिकरण की अवधारणा, औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, नगरीकरण विशेषताएं, भारत में नगरीकरण के प्रभाव। प्रस्तुत अध्याय में भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन तथा इसमें आधुनिकता, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव की विवेचना की गई है। इस अध्याय के माध्यम से विद्यार्थी संरचनात्मक परिवर्तन, औपनिवेशिक काल से वर्तमान तक, आधुनिकता क्या है, परंपरा किसे कहते हैं, परंपरा एवं आधुनिकता का सातत्य किस प्रकार का है, अर्थात सत्यता किस प्रकार की है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण ने भारतीय समाज की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण जो है उसका भारतीय समाज पर, संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है के बारे में समझ विकसित करने में समर्थ होंगे। इस अध्याय के माध्यम से औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान तक के काल में भारतीय समाज, आधुनिकता, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ऐसी कोई भी वस्तु संस्था, समाज अथवा इकाई नहीं है जो एकदम स्थिर हो। क्या कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो एकदम निश्चित हो, एकदम स्थिर हो। परिवर्तन की गति कम अथवा अधिक हो जाती है। अब कहने का तात्पर्य है कि सभी में परिवर्तन होता है, बस ये उसकी गति पर निर्भर होता है। कोई चीज़ धीमे धीमे गति करती है, परिवर्तन करती है, कोई जल्दी ही परिवर्तन हो जाता है। परंतु परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन सभी चीज़ों में परिवर्तन अवश्य रूप से होता है, अवश्यभावी होता है। अर्थात प्राकृतिक एवं सामाजिक सभी इकाइयों में बदलाव की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। विगत 2 शताब्दियों में भारतीय समाज की संरचना में व्यापक बदलाव दृष्टिगत हुए हैं। कह रहे हैं कि पिछली 2 शताब्दियों से भारतीय समाज की संरचना में व्यापक बदलाव दृष्टिगत हुए, अर्थात दिखाई दिए हैं। यद्यपि भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव समय समय पर आई विदेशी जातियों जैसे शक, हूण, कुषाण, मंगोल, अरब आदि के कारण भी हुए हैं। विशेषकर अरब की जाति यानी कि मुस्लिम ने काफ़ी प्रभाव डाला है। फिर भी सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का रहा है। वर्तमान भारतीय सामाजिक संरचना को समझने के लिए, घटना को समझने के लिए हमें ब्रिटिश दासता के काल के बारे में जानना होगा। समाज की संस्थाओं, जाति, परिवार, विवाह, पड़ोस तथा नातेदारी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, कानून व्यवस्था, उद्योग, कृषि, तकनीक, शिक्षा, भाषा, व्यवहार, प्रतिमान, पहनावा, खानपान, आवास, व्यवसाय आदि सभी पर पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। तात्पर्य यह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी पर पश्चिमी तकनीकी का प्रभाव अवश्य और स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। अब आता है सबसे पहला पॉइंट हमारा,
संरचनात्मक परिवर्तन कि संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आपने प्रथम अध्याय में संरचना के अवधारणात्मक पक्ष को समझ लिया था, यानी कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। औपनिवेशिक काल ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। पूर्व औपनिवेशिक काल के शासकों ने भारत के आर्थिक आधार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु अंग्रेज़ों ने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बृहद स्तर पर हस्तक्षेप किए। अंग्रेज़ों ने भूस्वामित्व, फसल चक्र, फसल निर्धारण, उत्पादन प्रणाली, वितरण व्यवस्था सभी को बदला। उन्होंने अपने हितों की अधिकतम पूर्ति हेतु जंगल पर भी नियंत्रण कर लिया, जिससे जनजातियों एवं चरवाहों के सामने आवास तथा पशुचारण की समस्या उत्पन्न हुई। जंगलों से संबंधित कानूनों ने पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव डाला। अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक हितों की अधिकतम पूर्ति हेतु भारतीय लोगों की गतिशीलता में वृद्धि की। चाय बागानों के लिए श्रमिक बिहार, झारखंड से गए बंगाल एवं मद्रास से पेशेवर लोगों के तथा अन्य सेवाओं हेतु देश के दूसरे भागों में भेजा गया। एशिया के अन्य भागों, अफ्रीका तथा अमेरिका के उपनिवेशों में भी भारतीय लोगों को भेजा गया, जिनमें से कुछ लोग लौट कर के वापस नहीं आए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि चाय बागानों के लिए श्रमिक जो है बिहार और झारखंड से बंगाल एवं मद्रास पेशेवर लोगों को भेजे गए थे। अन्य सेवाओं हेतु देश के दूसरे लोगों को भी भेजा गया। एशिया के अन्य भागों जैसे अफ्रीका तथा अमेरिका के उपनिवेशों में भी भारतीय लोगों को भेजा गया था, यानी कि अमेरिका और अफ्रीका में भी भेजा गया था, जिनमें से कुछ लौट कर के वापस नहीं आए एवं वर्तमान में वे भारतीय मूल के कहलाते हैं। और कह रहे कुछ लौट कर के नहीं आए एवं वर्तमान में वे भारतीय मूल के लोग कहलाते हैं। अब वो वर्तमान में जो है वहाँ पर रहने वाले वो भारतीय मूल के लोग कहलाते हैं। संसार के विभिन्न भागों में भारतीय मूल के कहलाने वाले लोगों के पूर्वज औपनिवेशिक काल में उन देशों तक पहुँचे थे। और जो कह रहे हैं कि संसार के सभी ही विभिन्न भागों में भारतीय मूल के कहलाने वाले लोगों के जो पूर्वज थे वो औपनिवेशिक काल में उन देशों तक पहुँचे थे। आम नागरिक एवं शासक के बीच संवाद स्थापित हो, जिससे व्यवस्था बनी रहे। इस हेतु अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भारतीयों को शिक्षित करने के प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। औपनिवेशिक सत्ता के स्थायित्व की दिशा में किया गया यह प्रयास भारतीय राष्ट्रवादी चेतना में भी कारगर सिद्ध हुआ। पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों में मानवाधिकारों की अवधारणा का परिचय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ तथा स्वतंत्रता एवं संप्रभुता के लिए संघर्ष का सूत्रपात हुआ। अब दूसरा पॉइंट आता है परंपरा एवं आधुनिकता। परंपरा एवं आधुनिकता व्यवहार में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाली अवधारणाएं मानी जाती हैं। तात्पर्य ये जो आपस में व्यवहार क्या है, बोलचाल की भाषा है, वो आपस में विपरीत अर्थ वाली अवधारणा मानी जाती है। समाज के विकास में इन्हें दो ध्रुवों की भांति माना जाता है। सामान्यतः परंपरागत समाज आधुनिक समाजों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में अनुसरण करते हैं। अब आता है परंपरा का संबंध प्राचीनता से है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों, प्रथाओं, विश्वासों, व्यवहारों आदि जो हमें विरासत में मिले हैं, परंपरा के अंतर्गत आते। कह रहे हैं कि
हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, प्रथा, विश्वास, व्यवहार आदि जो हमें विरासत में मिले हैं, परंपरा के अंतर्गत आते हैं। परंपरा में सामान्यतः परिवर्तन के प्रति विरोध पाया जाता है। एडवर्ड सिल्स के अनुसार, बच्चों आप ये परिभाषा अंडरलाइन कर लें, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि एडवर्ड सिल्स के अनुसार परंपरा की परिभाषा को बताइए। तो एडवर्ड सिल्स के अनुसार हर परंपरा समाज द्वारा चेतनापूर्वक जानबूझकर पुराने मानदंडों के द्वारा स्वीकारोक्ति है। स्वीकार करने वाला जानता है कि अमुक रीति रिवाज या व्यवहार पहले से चला आ रहा है और समाज द्वारा मान्य है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर है योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भारतीय परंपरा, अब ये भी आप अंडरलाइन कर लें कि योगेंद्र सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। ट्रेडिशन की योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भारतीय परंपरा की विशेषताओं के बारे में बताया है। इनके अनुसार भारत में परंपरा की 4 विशेषताएं। अब कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि योगेंद्र सिंह ने परंपरा की कितनी विशेषताएं दी हैं। तो योगेंद्र सिंह ने परंपरा की मुख्यतः 4 विशेषताएं दी हैं। पहली सामूहिक संपूर्णता, दूसरी संस्तरण, तीसरी परलोकवादी और चौथी निरंतरता। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि अब आता है सामूहिक संपूर्णता क्या होती है। सामूहिक संपूर्णता यह व्यक्ति पर समूह की प्रधानता को स्थापित करता है। संयुक्त परिवार, जाति, गांव एवं नातेदारी व्यवस्था ने व्यक्तिगत पहचान के स्थान पर समूहगत पहचान को जन्म दिया। संस्तरण, इसमें असमानता को संस्थागत रूप दिया गया। जाति, गुण तथा लक्ष्य संस्तरणात्मक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। जातियों में ऊंच नीच की एक व्यवस्था है। इसी प्रकार गुण, सत्व, तम एवं रज व लक्ष्य, मोक्ष, धर्म, अर्थ एवं काम की क्रमशः संस्तरण में है। अब तीसरी विशेषता आती है परलोकवादी। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है जो संन्यास आश्रम के माध्यम से प्राप्त होता है। निरंतरता परंपरा का मूलभूत आधार है। कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा भी निरंतरता की पोषक रही है।